Hello बच्चों, good morning. Our chapter 2 solution is going on. In this chapter we are study about colligative properties. Colligative properties में आपने दो colligative properties को आप यहाँ पर स्टडी कर चुके हो, एक तो RLVP, दूसरी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। और आज हम थर्ड नेक्स्ट जो colligative properties है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो नाउ लेट वी स्टार्ट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेज इज इक्वल वह टेम्परेचर जिस पर जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, मैटर की जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट होती हैं उनका वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ solid and liquid state becomes equal, that is called freezing point। ऐसा तापमान जिस पर मैटर की दो स्टेट हैं, कौन सी, लिक्विड और सॉलिड, दोनों स्टेटों का जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। देखो जैसे आप ये कोई कंटेनर है और इसमें आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर आपने वाटर ले लिया, ठीक है ना। अब आप इस वाटर को फ्रिज के अंदर फ्रीजर में रख देते हो। जब फ्रीजर में रख देते हो तो आप इस वाटर में देखेंगे कि इसकी आइस बनना स्टार्ट होती है, वाटर की आइस बनना स्टार्ट होती है। यानी कि आप देखते हैं कि उस जो पात्र आपने, जो भी पॉट आपने लिया है, उस पॉट में थोड़ी बहुत तो बर्फ़ नीचे जम जाती है, बर्फ़ का जमना स्टार्ट होता है ना, तो थोड़ी सी बर्फ़ नीचे जम जाती है, ऊपर पूरा पूरा लिक्विड रहता है, ठीक है ना। तो ये स्टेट, ये तो इसकी लिक्विड स्टेट है, और जब इसकी आइस स्टार्ट हो जाएगी बनना तो वो इसकी कौन सी स्टेट आ जाएगी, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, इसके अंदर रिएक्शन हो रही है कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है आपका जो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर इन दोनों स्टेटों में इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इस वाटर की आइस बनना स्टार्ट होगी। तो वाटर से जितनी आइस बन रही है उतनी आइस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, यानी कि दोनों रिएक्शन चलती हैं। लेकिन जब जितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है उतनी आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो ये दोनों के बिटवीन जो स्टेट है इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस जगह पर, इस सिचुएशन में जो इसका टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। पानी बर्फ में बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो पानी की बर्फ में बनने की रिएक्शन चल रही है और बर्फ की पानी में बनने की रिएक्शन चल रही है। अब दोनों रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो जितना वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उतनी ही आइस वाटर में कन्वर्ट होगी इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब ये कंडीशन जिस टेम्परेचर पर अकर्स होती है वही टेम्परेचर इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। तो चलो मैं इस फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ।
आप लोग लिख लो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which the temperature at which the vapor pressure of solid and liquid, the vapor pressure of solid and liquid state becomes equal। सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में, दोनों ही स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। किस पर, जिस टेम्परेचर पर, और वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं कि हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं, ठीक है ना। आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपने सॉल्यूट को डिजोल्व किया है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। कैसा, नॉन वोलेटाइल है। और इसमें जो सॉल्वेंट भरा हुआ है वो कैसा है, वोलेटाइल है, ठीक है ना। अब नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का दोनों का क्या बन गया बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। तो देखो इस सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा इस सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन से ज़्यादा है। अब एक एग्जांपल ध्यान से सुनो। आपने यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया है, इस सॉल्यूशन में आपने लिया है वाटर, ठीक है ना। और वाटर के साथ आपने कोई भी ऐड कर दिया, जैसे आपने शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब आप वाटर जो आपका सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लीजिए और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लीजिए। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इस सॉल्वेंट से, जो कि प्योर स्टेट में है, वाटर प्योर स्टेट में सॉल्वेंट हो गया ना, प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा? अरे सॉल्यूशन के अंदर जब आप बनाते हो तो उसमें वन और मोर सब्सटेंस मिक्स होते हैं, तो सॉल्वेंट में जब कोई चीज़ आप मिला दोगे तो उस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जब फॉर्म होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन ही होना है कि नहीं होना है। जब आप चीनी पानी के अंदर मिला देते हो तो वो पानी जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है कि नहीं होता है? तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन आ गया कि नहीं आ गया? और जो सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होता है? सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रही है ना बात? तो मैं चलो यहाँ पर इस लाइन को नोट कर रहा हूँ। देखेंगे, चेक करेंगे। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in solvent,
सॉल्वेंट के अंदर जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया है तो क्या होगा? तो बताओ वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा कि सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा? वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन becomes lesser than solvent। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो होगा वो किससे कम होगा? सॉल्वेंट से होगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अरे तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मिला दिया है तो सॉल्यूशन के अंदर से जो वेपर बनेगी उस वेपर को बनाने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉल्यूशन को, और उस टेम्परेचर के कुछ पार्ट को वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एब्जॉर्ब कर लेगा और उस सॉल्वेंट के जो वेपर्स पार्टिकल्स निकलेंगे उनको रोकेगा। वो सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट रोकेंगे, ऊपर वेपर नहीं बनने देंगे। और प्योर स्टेट में अगर तुम सॉल्वेंट लेते हो तो उसकी वेपर इजी वे में निकलकर ऊपर चले जाएगी, ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा उसका, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा। आ रही है इन बात समझ में ही तो? ठीक है ना। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अब अगर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा है सॉल्यूशन से तो बता फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स, अरे फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, लेसर देन सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर भी कम है और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम मान लें इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज T नॉट F लिख रहे हैं जिससे पता चल जाए फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर स्टेट में। ठीक है ना। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, इसको मान लेते हैं हम TF। ठीक है ना। तो बताओ किसका ज़्यादा है? सॉल्वेंट को ज़्यादा है और सॉल्यूशन को कम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट घटा है कि नहीं घटा है? तो निकालो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल TF से डिनोट कर देते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को। इक्वल टू क्या हो जाएगा? T नॉट F, ज़्यादा इसका है TF, ज़्यादा में से कम कोई तो घटाएंगे, T नॉट F माइनस TF। तो डेल TF इक्वल टू क्या आ जाएगा? T नॉट F माइनस TF। अब देखो एक्सपेरिमेंट से इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। एक्सपेरिमेंट से इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है और उस ग्राफ को देखते हैं हम। देखो ये ग्राफ बनाया गया, जैसे नीचे की लाइन दिख रही है, चेक करो। चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो ये एक्सपेरिमेंट से इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इधर लेते हैं हम वेपर प्रेशर को, और इस तरफ लेते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट को। टेम्परेचर को ले लो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट ले लो, एक ही बात है। ठीक है ना।
टेम्परेचर को। अब देखें, अगर यहाँ से हम इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करें, ए पॉइंट यहाँ निश्चित कर दें और ए से बी तक इसका टेम्परेचर घटाते हैं सॉल्वेंट का, इसका टेम्परेचर घटाते हैं सॉल्वेंट का, तो ये इस जगह पर आकर ये फ्रीज हो जाता है, यहाँ पर फ्रीज हो जाता है कौन? सॉल्वेंट। तो ये किसके लिए ले रहे हैं बेटा हम? सॉल्वेंट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के लिए लिया है। तो प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये T0F फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाना है? T0F। अब देखो भाई साहब, अब हम सॉल्यूशन के लिए कर्व बताते हैं। ये जो कर्व है ये शो कर रहा है कि यहाँ से टेम्परेचर डाउन होता गया है और डाउन होकर इस जगह पर आकर वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो गया है, और वेपर प्रेशर इक्वल हो गया है। तो यहाँ पर ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट था ये फ्रीज हो गया इस जगह पर। अब प्योर सॉल्वेंट का तो यहाँ पर फ्रीज हो गया। अब इसके बाद मुझे बताइए कि सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर में लगाऊं तो इससे कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा कि नहीं होगा? अगर ये इस जगह पर फ्रीज होता है तो सॉल्यूशन हमारा इस जगह पर फ्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन को यहाँ से ले लूँ, कम होगा, इसलिए इसको सॉल्यूशन को यहाँ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। ये यहाँ से फ्रीज होता है बेटा, और इसको मैं यहाँ टेम्परेचर लगा देता हूँ। इसका टेम्परेचर मान लिया हमने, क्या माना था? TF, ठीक है ना। अब देखो ये किसके लिए हो गया? सॉल्यूशन का कर्व हो गया, और ये किसका कर्व हो गया? सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में, ठीक है ना। यहाँ पे C पॉइंट डाल देते हैं और यहाँ पे E पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ पर D पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बिटवीन ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को आप क्या बोलेंगे? इस गैप को बोलेंगे हम डेल TF, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बात समझ में? अब आप अपने इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। आपका सॉल्वेंट कहाँ पर फ्रीज हुआ है? इस जगह पर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रीज्ड सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये क्या आ गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया था ये एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग प्लॉट किया गया है। और अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? ग्राफ हमको क्या बता रहा है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर डेल TF इक्वल टू T0F माइनस TF। ये रिलेशन बताता है कि नहीं बताता है? ये रिलेशन ये बता रहा है ना, ठीक है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ये रिलेशन आपको बता दिया ना। तो देखो आपको ये रिलेशन यहाँ पर ये सो रहा है। अब बताइए भाई साहब कि आपका जो ये डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये वेपर प्रेशर से किस तरह से रिलेटेड है? अगर आप टेम्परेचर कम होता है इसका तो वेपर भी कम बनेगी। अगर टेम्परेचर कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचता है आपका सब्सटेंस, तो उसकी वेपर भी डिक्रीज होती जाएगी। और अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आपका यहाँ पर जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? वेपर प्रेशर के। तो
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए भाई साहब, राउल्ट लॉ क्या कहता है? बाय राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to its mole friction, मोल फ्रिक्शन। ये राउल्ट्स कहता है, यानी कि डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन। सॉलिड के मोल फ्रिक्शन ले लिया हमने, उसके मोल फ्रिक्शन के इक्वल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड के इंक्रीज होते हैं, और अगर ये डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ सॉलिड के मोल्स डिक्रीज होते हैं। ठीक है ना। अब देखो आप इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लें, इस इक्वेशन को सेकंड मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या नोट कर सकते हैं बताओ? डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है ना एक्स बी के? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? लिख सकते हैं ना। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो और डेल टी एफ इक्वल टू के एक्स बी, यहाँ कॉन्स्टेंट रख दिया हमने, चूँकि वी नो दैट। आप मोल फ्रिक्शन को किस तरह से मीजर करते हो बताओ? मोल फ्रिक्शन को कैसे मीजर किया था? ध्यान करो, अरे ध्यान करो। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स निकालने हैं ना। टोटल मोल्स किसके? डबल मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन के निकाल रहे हैं ना, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिखने पड़ेंगे, WA अपॉन MA। ये नोट करना पड़ेगा ना हमको। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, जैसे कि हमने ऊपर नोट किया था और ऊपर नोट करके आपको बताया था कि जो आपका सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है बेटा? नॉन वोलेटाइल है। या फिर हम इसको एक डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लेते हैं। जब सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट मानोगे तो जो सॉल्यूट की अमाउंट है सॉल्यूशन में, वो कैसी हो जाएगी? वेरी वेरी लेस देन, बहुत कम हो जाएगी ना। किससे? सॉल्वेंट से। तो देखो, पहले तो आप इस एक्स बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो और डेल टी एफ इक्वल टू के इंटू WB/MB डिवाइडेड बाई WB/MB प्लस WA/MA। ठीक है ना। अब आप सॉल्यूशन को कैसे मान लें? डाइल्यूट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो बहुत कम, वेरी वेरी लेस देन किससे? सॉल्वेंट से। ठीक है ना। सॉल्वेंट से बहुत कम है सॉल्यूशन के अंदर, किसको? सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो। तो अब क्या करोगे आप? इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो,
इस वाली वैल्यूज़ को आप क्या मान सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो, ठीक है ना। और डेल टी एफ इक्वल टू के इंटू क्या बचेगा, डब्लू बी बाई एम बी डिवाइडेड बाई डब्लू ए डिवाइडेड बाई एम ए। ये तो नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप और सीधा करके लिख दो, और डेल टी एफ इक्वल टू के इंटू, ये सीधा करके लिखेंगे तो डब्लू बी बाई एम बी मल्टीप्लाई एम ए अपॉन डब्लू ए, ठीक है ना। अब देखो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, देखो ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, ये वाली, इसमें से एम ए को बाहर निकाल रहे हैं, डेल टी एफ इक्वल टू के इंटू एम ए। देखो के इंटू एम ए ये वाला ले लिया। अब आपके पास जो वैल्यूज़ बची हुई वे कौन कौन सी हैं, देखो, इंटू डब्लू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्लू ए, ये बचा है ना। अब देखो ये कांस्टेंट है और इसके साथ हमने सॉल्वेंट के मोलिकुलर मास का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट फॉर्म होता है नया, ये वाला। तो मैं लिख रहा हूँ डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्लू बी इक्वल अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए। अब ये बताओ ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है, ये मोललिटी आ गई किसकी, सॉल्यूट की। भाई सॉल्यूट की मोललिटी आई कि ना आई, तो क्या लिख सकते हो, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया, मोललिटी निकल गई किसकी, सॉल्यूशन की। अब यहाँ पर देखो के एफ तो क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलैलिटी आ गई, ठीक है ना। अब ये रिलेशन आपके पास आ गया बेटा फाइनल। तो आप इसके अकॉर्डन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोबारा से आप चेक कर सकते हो, दोबारा से चेक किया आपने। आप देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो भी मैटर आपके पास दिया गया है उस मैटर का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड स्टेट में दोनों के दोनों स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स बिकम्स इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप इस फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या लेते हैं कि हमने जो सॉल्यूट लिया है वो नॉन वोलेटाइल लिया है और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट से लेस होगा, प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट है उससे लेस होगा, ठीक है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट लेस है तो उसका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, लेसर होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, एक अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में। तो फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर किस तरह से एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले ये वाला कर्व यहाँ पर प्लॉट किया था। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सॉल्वेंट था प्योर स्टेट में वो बी पॉइंट पर आकर फ्रीज होता है, ठीक है ना।
तो हमने बी पॉइंट से यहाँ पर नीचे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया और इसको डाल दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, T0F आ गया। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमारे इस सॉल्वेंट से कम होगा, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉल्यूशन का कर्व हो गया, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन के कर्व से हमने नीचे की तरफ यहाँ पर ये लाइन खींची, इसको हमने इसका फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया सॉल्यूशन का। अब इन दोनों के बिटवीन जो गैप आया है उसको ही क्या बोलेंगे हम, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करेंगे कि जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है उसमें से जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो किसका ज़्यादा था, प्योर सॉल्वेंट का, और कम किसका था, सॉल्यूशन का। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, डेल TF इक्वल टू T0F माइनस TF, यही तो डिप्रेशन आया था। अब हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर के, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन करते हो तो वेपर प्रेशर भी डाउन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा गौर कीजिए इस चीज़ पर कि टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वेपर बनेगी और टेम्परेचर डिक्रीज करो तो वेपर नहीं बनेगी, कम बनेगी। इसलिए ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वेपर प्रेशर के। अब राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स क्या कहता है ऐसे सॉल्यूशंस के लिए, राउल्ट्स का जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके मोल फ्रिक्शन के, किसके मोल फ्रिक्शन के, सॉल्यूट के मोल फ्रिक्शन के, ठीक है ना। तो डेल P, ये राउल्ट्स कहता है ना इस बात को, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लिख दिया हमने डेल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमने यहाँ पर एक नई इक्वेशन फॉर्म की है कि जब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं तो डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, और जब प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से हटाया है तो हमने यहाँ के कांस्टेंट रख दिया है कि यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट को आपने किस तरह से डिस्कस किया था, किस तरह से आपने उसको निकाला था। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट को हमने ये फॉर्मूले के द्वारा डिस्कस किया था। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए, सॉल्यूट के, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए, सॉल्यूशन के, ठीक है ना। तो इससे हम मोल फ्रिक्शन यहाँ पर निकाल लिया। अब इस XB की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है, तो ये XB की वैल्यू पुट हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने मान लिया कि जो सॉल्यूशन हमने लिया था वो अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो तो जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट को बहुत लेस कर लेते हैं, किससे, सॉल्वेंट से। तो ये वाली जो अमाउंट है ये कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी यानी कि जीरो हो जाएगी। इसको हटा दिया हमने, इसको हटा दिया तो हमारे पास जो रिलेशन बचा था वो ये वाला आया था। अब इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करके नोट किया यहाँ पर, और अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि इस कांस्टेंट के साथ हमने मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे एक नया कांस्टेंट यहाँ पर फॉर्म हुआ है और उसको क्या बोल रहे हैं हम, KF। तो KF इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो डेल TF, तो इन दोनों की जगह पर तो हमने क्या लिख दिया, KF, और ये जो कि तो लिख दिया। अब ये क्या होती है बेटा, ये होती है मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, मोलिलिटी भी किस पर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट पर ही तो डिपेंड कर रही है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो ये मोलिलिटी आ गई, तो इसकी जगह पर मोलिलिटी M लिख दिया हमने यहाँ पर, और ये रिलेशन हमारे लिए फाइनली आ गया है किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। क्लियर है, ये हमने यहाँ पर खूब आपको क्लियर करके नोट कर दिए हैं।
तो आप इसको धीरे से आराम से बिल्कुल समझते हुए और नोट करो बेटा। और नोट करने के बाद हम देखते हैं एक रिलेशन और इसमें आता है, उसको चेक करते हैं। अब देखो नोट करते हैं हम, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के मोलेकुलर मास और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इन क्या रिलेशन होता है, इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है ना। तो अभी आपने एक रिलेशन निकाला था, क्या था, वी नो दैट डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये रिलेशन निकाला था ना आपने अभी। ठीक है ना। इस रिलेशन में जो एम था वो क्या थी, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकती है बताओ, क्या निकली थी। अगर सॉल्यूट की जो मात्रा है, वो अमाउंट है, वो आपको किस में दे रखी है, किस में दे रखी है बेटा, ग्राम में, तो आपको यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करते हैं कि इस मोलेलिटी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, एम बी है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एम बी की तो निकालनी है, वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, एम बी की। और एम बी इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू डेल टी एफ, ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। इस फॉर्मूला से आप सॉल्यूट का मोलिकुलर मास डिटरमाइन कर सकते हो जब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास गिवन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको पता लगा रहे होंगे, डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। और डेल टी पे टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ क्या है, के एफ का पता है ना, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये और ये एम बी है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी को भी नोट कर देते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के अंदर आप इन सारी वैल्यूज़ को अगर आइडेंटिफाई कर जाते हो तो इजी वे में हम डिटरमाइन कर सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कर सकते हैं ना इजी वे में। ठीक है ना। तो आप इस रिलेशन को नोट कीजिए। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, depression is freezing point is found to be depression in freezing point
is found to be 0.68 Kelvin, 0.68 Kelvin on dissolving 25.6 ग्राम सल्फर, 0.6 ग्राम सल्फर, ठीक है ना, इन 1000 ग्राम नेफ्थलीन, इन 1000 ग्राम नेफ्थलीन। 1000 ग्राम नेफ्थलीन में आपने 25.6 ग्राम सल्फर को डिजोल्व किया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिला है कितना, 0.68 केल्विन, ठीक है ना। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। सल्फर का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो देखो आपको दिया हुआ है KF फॉर नेफ्थलीन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेफ्थलीन के लिए जो KF की वैल्यू है वो है 6.8 kg पर मोल, ठीक है ना। KF की वैल्यू आपके पास आ गई है नेफ्थलीन के लिए। अब हमको यहाँ पर देखना है बेटा कि क्या क्या गिवन है। गिवन KF कितना दे रखा है बताऊँ, 6.8 kg पर मोल, ठीक है ना। डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0.68 केल्विन, क्वेश्चन में देख लो। और यहाँ पर WB मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, सल्फर का मास कितना दे रखा है, 25.6 ग्राम। आगे बात समझ में। और दूसरी चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया है वो कितना लिया है, नेफ्थलीन लिया है ना सॉल्वेंट, कितना है 1000 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम। आपको यहाँ पर MB को डिटरमाइन करके लाना है और फिर फॉर्मूला बताना है, ये तो करना है, ठीक है ना। देखो वी नो दैट, फॉर्मूला ध्यान करो, फॉर्मूला क्या निकल के आया था, डेल TF क्या आया था बताओ, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA इंटू MB, ये फॉर्मूला आया था ना। अब यहाँ में मोलिकुलर मास को फॉर्मूला कहाँ निकाले हो तुमने, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA इंटू डेल TF, यही तो निकला है। अब आप वैल्यूज़ को रख दीजिए, पुट द वैल्यूज़। MB इक्वल टू KF की वैल्यू क्या है, KF की वैल्यू देखिए 6.8, आप वैल्यूज़ को रखिए। KF की वैल्यू क्या है 6.8, 6.8 मल्टीप्लाई WB 25.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA 1000 इंटू TF कितना है 0.68, ठीक है ना। अब देखो 1000 से 1000 गया, यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है ना। तो 68 से 68 कट गया, 1 0 ऊपर चला गया,
एक जीरो ऊपर रह गया ज़्यादा फालतू, और वो जीरो कट जाएगा किससे, इस पॉइंट से, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 256 ग्राम। मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 256 ग्राम। ठीक है ना, MB की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन करना है क्या, मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। देखो, लेट द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मान लेते हैं क्या, SX। सल्फर का सिंबल क्या होता है, S होता है, और इसको क्या मान लिया हमने, SX। ठीक है ना, तो इसका मोलेकुलर वेट कितना होगा, कितना होगा बताओ, मोलेकुलर वेट इक्वल टू X इंटू 32। भाई इसको X मान लिया हमने, और S का मोलिकुलर वेट कितना है, सल्फर का 32 ही तो होता है। ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर आप मोलिकुलर मास कितना निकाल के लाए हो, वेट मोलिकुलर मास कितना निकाल के लाए हो, देखो इसको, मोलिकुलर मास कितना निकाल के लाए हो, 256, एंड X इंटू 32 इक्वल टू, ये तो निकाल के लाए हो। अरे इसके नीचे आ जाएगा ना भाई, आपको पता है कि WB/MB होगो कि नहीं होगो, तो ये तो WB है गो, और यहाँ के बटे में क्या जाएगा, MB। अब उसमें से आपको X की वैल्यू निकालनी है, तो X की वैल्यू निकालने के लिए ये इसके इक्वल में नहीं चला जाएगा कि मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैथ के स्टूडेंट है आराम से समझ जाएंगे। और X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256/32, ये से 8 बार कट गया, तो X की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 8। तो आपको मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर क्या आ गया बताओ, कितने मॉलिक्यूल से सल्फर के, 8, तो क्या आ गया, S8। ये आपका आंसर आ गया, मोलेकुलर फॉर्मूला। ठीक है ना, कितना आ गया सल्फर का, S8। आराम से चेक करो बेटा, और आराम से चेक करेंगे तो इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो नोट करो इसको। अब इसके बाद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और बचती है आपकी लास्ट की, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आज आप इस डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को ठीक से कंप्लीट करिए। ओके।